अभिवादन। आज की हमारी खास पड़ताल का विषय है अम, इस भागदौड़ और आप जानते हैं लगातार उत्तेजनाओं से भरी दुनिया में अपना ध्यान, अपना फोकस वापस कैसे पाएं। हमारे पास थिबॉम मेरिस की किताब डोपामीन डिटॉक्स रिक्लेमिंग फोकस इन एन ओवर स्टिम्युलेटेड वर्ल्ड का एक सार है और मतलब इसी के आधार पर हम इस विषय की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। कोशिश रहेगी ये समझने की कि आखिर ये डोपामीन डिटॉक्स है क्या भला, काम कैसे करता है और क्या सही में इससे खोया हुआ ध्यान वापस मिल सकता है। बिल्कुल। और इस पड़ताल को शुरू करने के लिए ये गांठ बांध लेना जरूरी है कि डोपामीन सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं है, जैसा कि मतलब अक्सर लोग समझ लेते हैं। हाँ हाँ। असल में ये उम्मीद, किसी काम को करने की इच्छा मतलब मोटिवेशन और हमारी आदतें बनने में, हैबिट फॉर्मेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अच्छा। और आज की जीवन शैली जहां हर तरफ से उत्तेजनाओं की बौछार है, सोशल मीडिया, जंक फूड, लगातार नोटिफिकेशंस, ये हमारे डोपामिन सिस्टम को कैसे निचोड़ रही है, ये समझना ही इस पूरी डिटॉक्स की कहानी का कह सकते हैं पहला अध्याय है। हाँ, किताब इसी अति उत्तेजना की समस्या पर उंगली रखती है। ऐसा लगता है मानो हम एक ऐसे मेले में फंस गए हैं जहां हर स्टॉल पर तुरंत मजा देने वाली चीजें हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स की गिनती, ईमेल का पिंग, चटपटा खाना, ये सब मिलकर हमारे दिमाग में डोपामीन की छोटी-छोटी लहरें उठाते रहते हैं। लगातार। लगातार। नतीजा, ध्यान बिखर जाता है, काम करने की क्षमता घट जाती है और दिमाग पर एक धुंध सी छा जाती है, जिसे किताब डोपामीन फॉग कहती है। मतलब किसी एक चीज पर टिकना मुश्किल हो जाता है। और ये धुंध इसलिए गहरी होती जाती है क्योंकि जैसा हमने कहा, डोपामिन प्रेरणा से जुड़ा है। जब दिमाग को लगातार तेज, मसालेदार, चटपटी उत्तेजनाएं मिलती रहती हैं, तो वो साधारण रोजमर्रा की चीजों से मिलने वाली संतुष्टि के प्रति सुनसा हो जाता है। सुनसा हो जाता है। हाँ। कल्पना कीजिए, अगर आप लगातार तेज रॉक कॉन्सर्ट में रहें, तो बाद में चिड़ियों का चहचहाना शायद आपको सुनाई ही ना दे। हाँ, सही बात है। ठीक वैसे ही हमारा डोपामिन सिस्टम कुंद पड़ जाता है। फिर हमें उसी किक के लिए और ज्यादा तेज और ज्यादा बार उन उत्तेजनाओं की तलाश रहती है। अच्छा। और जो साधारण सुख हैं, एक किताब पढ़ना, किसी से सुकून से बात करना, प्रकृति में घूमना, वो बेस्वाद मतलब उबाऊ लगने लगते हैं। ये तो दुष्चक्र जैसा लगता है। तो फिर इससे बाहर निकलने का तरीका क्या सुझाती है किताब? यहीं पर डोपामीन डिटॉक्स का जिक्र आता है। सुनने में ये थोड़ा नाटकीय लगता है, क्या ये वाकई कोई मुश्किल प्रक्रिया है? नाटकीय शायद लगे, पर किताब इसे काफी व्यावहारिक तरीकों से पेश करती है। इसमें कई स्तर हैं, आप कह सकते हैं। सबसे सघन है पूर्ण डिटॉक्स, जो 48 घंटे का होता है। इसमें आप जानबूझकर उन सभी बड़ी चीजों से परहेज करते हैं जो तुरंत डोपामीन बढ़ाती हैं। जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड, नेटफ्लिक्स या वीडियो गेम्स जैसा गैर जरूरी मनोरंजन। ये एक तरह से सिस्टम को जबरदस्ती ब्रेक देने जैसा है। 48 घंटे, ये तो काफी अनुशासन की मांग करता है। क्या उन लोगों के लिए भी कुछ है जिनके लिए 2 दिन पूरी तरह कट जाना मुश्किल हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। किताब लचीलापन देती है। एक संक्षिप्त डिटॉक्स का विकल्प है 24 घंटे का। अच्छा। जाहिर है ये थोड़ा कम गहरा है, लेकिन फिर भी दिमाग को थोड़ी शांति देने और फोकस को ताज़ा करने में मदद कर सकता है। ये शायद उनके लिए अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है जो पहली बार कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक तीसरा रास्ता भी है जो शायद ज्यादातर लोगों के लिए लंबे समय तक निभाना आसान हो, आंशिक डिटॉक्स। आंशिक डिटॉक्स यानी किसी एक चीज पर निशाना साधना। बिल्कुल। मान लीजिए किसी को लगता है कि उनकी सबसे बड़ी समस्या फोन का लगातार इस्तेमाल है, तो वो सिर्फ उसी एक चीज को, जैसे सोशल मीडिया ऐप्स या गेमिंग को, कुछ हफ्तों या महीने भर के लिए अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं। अच्छा, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, ये ज्यादा टिकाऊ लग सकता है क्योंकि ये पूरी जिंदगी को उलट-पुलट नहीं करता, बल्कि एक खास आदत पर काम करता है। ये अलग-अलग रास्ते तो साफ है, लेकिन सिर्फ रास्ता जानना काफी नहीं, उस पर चलना भी पड़ता है। तो सवाल उठता है, इस डिटॉक्स को असल में कामयाब कैसे बनाया जाए? सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे तो मतलब गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाती। यही तो मुद्दे की बात है। किताब सिर्फ क्या करना है नहीं बताती, कैसे करना है पर भी जोर देती है। इसके लिए एक 3 चरणीय तरीका सुझाया गया है। 3 कदम? हाँ, पहला कदम तो वही है, अपने ट्रिगर्स पहचानें। साफ साफ लिखें कि आपको किन चीजों से बचना है। क्या वो फोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस हैं, मीठा खाने की इच्छा या ऑनलाइन शॉपिंग? बिना दुश्मन को पहचाने लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सही बात है। और पहचानने के बाद अगला कदम क्या है? दूसरा कदम है आदतों में बदलाव लाना। यहाँ किताब एक दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करती है, घर्षण, फ्रिक्शन। घर्षण? हाँ, यानी बुरी आदतों को मुश्किल बना दो, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दो। अगर फोन का इस्तेमाल कम करना है
तो उसे दूसरे कमरे में चार्ज पे लगाएं, या सोशल मीडिया ऐप्स को फ़ोन से हटा ही दें, सिर्फ कंप्यूटर पे इस्तेमाल करें। मतलब हर बार इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़े। यानी अच्छी आदतों के लिए इसका ठीक उल्टा करना होगा, घर्षण कम करना। एकदम सही। अच्छी आदतों को आसान बनाओ। अगर सुबह उठकर किताब पढ़नी है तो रात को ही उसे सिरहाने रख लें। पानी ज्यादा पीना है तो पानी की बोतल हमेशा सामने रखें। और तीसरा कदम है सुबह की शुरुआत। दिन का आगाज किसी शांत, केंद्रित और कम उत्तेजना वाली गतिविधि से करें। अच्छा। जैसे 5 मिनट ध्यान, थोड़ी देर जर्नलिंग या बस शांत बैठकर चाय पीना। ये दिन के लिए एक स्थिर मंच तैयार करता है। ये सुनने में सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति लगती है। मतलब माहौल को अपने पक्ष में करना। बिल्कुल। किताब पर्यावरण डिजाइन, एनवायरनमेंट डिजाइन पर बहुत जोर देती है। ये कहती है कि इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से बेहतर है अपने माहौल को ही ऐसा बना लें कि बुरी आदतें मुश्किल और अच्छी आदतें आसान हो जाएं। डिटॉक्स शुरू करने से पहले ही तैयारी करें। घर से जंक फूड हटा दें, टीवी देखने का समय तय कर लें, काम करने की जगह से ध्यान भटकाने वाली चीजें हटा दें। एक तरह से अपने लिए एक किला बनाना। लेकिन क्या ये सब करते हुए शुरुआत में बोरियत या बेचैनी नहीं होगी, जब दिमाग को अपनी रोज की डोपामीन खुराक नहीं मिलेगी? होगी, बिल्कुल होगी। और किताब इस बारे में चेतावनी भी देती है। शुरुआत में खालीपन, बोरियत या चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है। दिमाग पुरानी राहों पर लौटना चाहेगा। हाँ। यहीं पर मानसिक तैयारी काम आती है। यह समझना जरूरी है कि यह असुविधा अस्थायी है और बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे झेलने के लिए तैयार रहना होगा। मान लेते हैं कि किसी ने 24 या 48 घंटे का डिटॉक्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उसके बाद क्या वो वापस पुरानी दुनिया में लौट जाएंगे और सब पहले जैसा हो जाएगा? असली चुनौती तो शायद इसके बाद शुरू होती है, लंबे समय तक टिकने वाले बदलाव लाने की। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। डिटॉक्स महज एक दरवाजा खोलने जैसा है, मंजिल नहीं। किताब कहती है कि असली काम डिटॉक्स के बाद शुरू होता है। अच्छा। लक्ष्य ये है कि पुरानी तेज डोपामीन वाली आदतों की जगह धीरे धीरे ऐसी गतिविधियां ले आएं जो ज्यादा सार्थक हों, भले ही उनमें तुरंत मजा ना आए। ये कम उत्तेजना वाली, गहरी संतुष्टि देने वाली गतिविधियां होनी चाहिए। किस तरह की गतिविधियां, उदाहरण के लिए? जैसे कि नियमित रूप से पढ़ना, प्रकृति में समय बिताना, कुछ लिखना, जर्नलिंग जिसे कहते हैं, ध्यान करना, कोई हुनर सीखना, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजाना या पेंटिंग करना, या फिर दोस्तों और परिवार के साथ बिना फोन के मतलब क्वालिटी टाइम बिताना। ये चीजें धीरे धीरे हमारे डोपामीन सिस्टम को फिर से संतुलित करने में मदद करती हैं और ऐसी खुशी देती हैं जो ज्यादा टिकाऊ होती है। तो ये सिर्फ बाहरी व्यवहार बदलने की बात नहीं है, अंदर सोच बदलने की भी जरूरत है। निश्चित रूप से मानसिकता में बदलाव सबसे अहम है। यहाँ 2 बड़े विचार सामने आते हैं। कौन से? पहला है बोरियत को गले लगाना। हम अक्सर बोरियत से घबराते हैं। जैसी थोड़ा खालीपन महसूस होता है, फोन उठा लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन किताब बोरियत विरोधाभास, द बोर्डम पैराडॉक्स की बात करती है। इसका मतलब है बोरियत को दुश्मन समझने के बजाय उसे एक अवसर की तरह देखना, रचनात्मकता के लिए, गहरे विचारों के लिए, खुद को बेहतर समझने के लिए। अच्छा। जब दिमाग बाहरी शोर से शांत होता है, तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। ये तो वाकई एक अलग नजरिया है बोरियत को देखने का। और दूसरा विचार? दूसरा है विलंबित संतुष्टि, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का अभ्यास करना। विलंबित संतुष्टि? हाँ, यानी तत्काल मिलने वाले छोटे मोटे सुखों के बजाय लंबे समय में मिलने वाले बड़े और गहरे संतोष को चुनना। जैसे सोशल मीडिया पर 10 मिनट बिताने के बजाय किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर 10 मिनट काम करना, जिसका फायदा बाद में मिलेगा। ये आदत धीरे धीरे आत्मनियंत्रण को मजबूत करती है। इसमें अपनी आदतों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना भी बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस के बिना ये सब करना मुश्किल है। डिटॉक्स के बाद रुककर सोचना जरूरी है, क्या काम किया, क्या नहीं, कौन से पुराने ट्रिगर फिर से हावी हो रहे हैं, क्यों। यहाँ जर्नलिंग बहुत मदद कर सकती है। अपने अनुभव लिखना, अपनी भावनाओं को समझना। माइंडफुलनेस का अभ्यास भी जागरूकता बढ़ाता है। और हाँ, दूसरों से बात करना, किसी दोस्त या समूह का साथ भी आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकता है। ये कोई एक बार का काम नहीं है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। में नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन वापस लाने के बारे में। हाँ, पहली बात तो यही कि डोपामीन सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि उम्मीद और प्रेरणा का इंजन है। और लगातार मिलने वाली तेज उत्तेजनाएं इस इंजन को थका देती हैं। सही। दूसरी बात, इससे निपटने के लिए किताब छोटे मतलब 24-48 घंटे के या लक्षित यानी आंशिक डिटॉक्स का रास्ता सुझाती है, जहां हम इन तेज उत्तेजनाओं से जानबूझकर दूरी बनाते हैं।
और इसे करने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं, रणनीति चाहिए। माहौल बदलना, बुरी आदतों में घर्षण पैदा करना, हाँ, घर्षण, और उनकी जगह धीमी पर ज्यादा संतोषजनक गतिविधियों को लाना। साथ ही मानसिकता पर काम करना भी उतना ही जरूरी है। बोरियत को स्वीकारना सीखना और तत्काल सुख के पीछे भागने की आदत पर लगाम लगाना। और अंतिम लक्ष्य है अपना ध्यान, अपनी मानसिक स्पष्टता वापस पाना, ताकि हम उन चीजों पर ऊर्जा लगा सकें जो हमारे लिए वाकई मायने रखती हैं। किताब की खूबी शायद इसी बात में है कि ये सीधी सरल भाषा में बिना ज्यादा वैज्ञानिक तामझाम के कार्यवाही योग्य कदम बताती है। सही। और ये सिर्फ आदत बदलने को नहीं कहती, माहौल और सोच बदलने पर भी जोर देती है। हाँ, और शायद इसका सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि ये 24-48 घंटे जैसे कम समय में भी कुछ बदलाव महसूस होने का वादा करती है, जो आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत लुभावना लगता है। ये सच है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं और आलोचनाएं भी हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, कुछ लोगों को ये तरीका थोड़ा ज्यादा ही सरल लग सकता है, जिसमें दिमाग के काम करने के विज्ञान की गहराई कम हो। डोपामिन रीसेट जैसा शब्द सुनने में अच्छा लगता है, पर वैज्ञानिक तौर पर ये मतलब पूरी तरह साबित नहीं है कि दिमाग को इस तरह रीसेट किया जा सकता है। डोपामिन सिस्टम बहुत जटिल है, उसे इतने कम समय में पूरी तरह बदल देना शायद संभव ना हो। ये एक रूपक ज्यादा है, वैज्ञानिक तथ्य कम। और क्या ये लंबे समय के लिए टिकाऊ है? ये सवाल भी उठता है। बिल्कुल, यहीं पर एक और सवाल उठता है। किताब छोटे डिटॉक्स पर ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन डिटॉक्स के बाद उन उत्तेजनाओं को धीरे धीरे स्वस्थ तरीके से जिंदगी में वापस कैसे शामिल करें, इस पर ज्यादा मार्गदर्शन नहीं देती। स्थायी बदलाव के लिए शायद ज्यादा विस्तृत योजना की जरूरत हो। दिलचस्प बात यह है कि इन आलोचनाओं के बावजूद लगता है कई लोगों को इससे फायदा होता है। स्रोत में एक रेडिट चर्चा का जिक्र है, जहां किसी ने लिखा था, विचार यह है कि खुद को अकेला या ऊब महसूस करने की अनुमति देकर हम अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे। हाँ, ये दिखाता है कि शायद लोगों के लिए ये शारीरिक रीसेट से ज्यादा अपनी आदतों के प्रति सचेत होने और जानबूझकर चुनाव करने का एक अभ्यास है। बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि डोपामिन रीसेट का विज्ञान पक्का ना हो, लेकिन अगर ये अभ्यास लोगों को रुकने, सोचने और अपने व्यवहार पर नियंत्रण पाने के लिए प्रेरित करता है, तो इसका मूल्य कम नहीं है। तो कुल मिलाकर डोपामिन डिटॉक्स एक संक्षिप्त व्यवहारिक गाइड लगती है, जो आज की अति उत्तेजित दुनिया में फोकस वापस पाने की कोशिश करने वालों के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है। हाँ। इसकी सरलता और प्रासंगिकता इसे आकर्षक बनाती है, खासकर उनके लिए जो अपनी डिजिटल आदतों या अन्य ध्यान भटकने वाली चीजों से परेशान हैं। और यहाँ एक विचार छोड़े जाते हैं। भले ही डोपामिन डिटॉक्स या रीसेट की वैज्ञानिक सटीकता पर बहस हो सकती है, लेकिन इस अवधारणा ने अनगिनत लोगों को अपनी आदतों पर सवाल उठाने और ज्यादा सचेत जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। तो क्या ये ज्यादा मायने रखता है कि नाम कितना वैज्ञानिक है, या ये कि अभ्यास खुद लोगों को ज्यादा जागरूक, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण बनने में मदद कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। शायद असली फायदा इसी जागरूकता में है, जो हमें अपने माहौल और अपनी मानसिक स्थिति को समझने और बदलने के लिए उकसाती है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, कि असली और टिकाऊ बदलाव के लिए ऐसे छोटे डिटॉक्स के बाद लंबी अवधि की रणनीतियों और लगातार आत्मनिरीक्षण की जरूरत होगी। बिल्कुल। ये शायद किसी दौड़ का अंत नहीं, बल्कि एक नई, ज्यादा सचेत यात्रा की शुरुआत है।